Hello everyone, I welcome all of you to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. My name is Asmita Singh and I am your English mentor. So the topic that we'll be doing today is based on foreign words. So recently we have seen that such questions have started coming on our examinations. So we should be knowing what are foreign words. In English language, commonly we use most of the foreign words and phrases without even knowing. हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसके रूट्स क्या है या फिर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. ठीक है. Foreign words are those words that have roots from other language, or simply we can identify it as a word that is adopted from other language. English के अलावा except English कोई भी origin या किसी भी language का word या फिर phrase is known as a foreign word, right? और a foreign phrase जो कि हमें पढ़ना है एग्जाम के लिए. देखिए बेसिकली इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका है ये इटैलिक्स में आपके सामने लिखे हुए होंगे, राइट? सो दे आर नॉर्मली रिटन इन इटैलिक्स टू आइडेंटिफाई that they are foreign words. However, there are a number of striking and interesting English words that have their origin in languages from all over the world. So अभी मैं आपको एक एक करके कुछ important foreign words आज की क्लास में समझाने की कोशिश करूंगी. मैं साथ में ये भी बताऊंगी कि उनका origin कहाँ से है, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्या उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग है और उसकी यूसेज क्या है. अगेन आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी, ठीक है, ये रिकॉल करने होंगे वर्ड्स, इनमें बहुत ज्यादा रिविजन रिक्वायर्ड होगा. बट अगेन वंस यू गेट द नीश टू डू इट, वंस यू गेट द टैलेंट ऑफ डूइंग सच क्वेश्चंस, इट बिकम्स प्रीटी इजी. सो हियर आर सम लिस्ट ऑफ कॉमनली आस्क्ड फॉरेन वर्ड्स. The very first is ad hoc. पॉलिटी में भी आपने टर्म पढ़ी होगी, आप एग्जाम में पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपने एक टर्म सुनी होगी एड हॉक. देखिए एड हॉक कमिटीज, राइट, सुनी होगी. एक लैटिन वर्ड है ये, ठीक है. एंड कोई भी कमिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्म होती है किसी स्पेसिफिक टारगेट को या पर्पस को फिल करने के लिए, तब बोला जाता है उसको एड हॉक. ऑल राइट. सो देयर आर वेरियस एड हॉक कमिटीज ऑफ इंडिया, राइट, जो कि हम डेमोक्रेसी, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, इनफैक्ट द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड. तो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत ज्यादा आपको बेसिकली एड हॉक कमिटीज का मेंशन दिखेगा, ठीक है. सो दिस वर्ड इज प्रीटी इजी. दिस इज alma mater. What is this alma mater? It's again a Latin word, ठीक है. जहां से भी आपने शिक्षा हासिल की है, वो एक स्कूल भी हो सकता है, एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी हो सकती है. Let's suppose a child, or basically a child has decided, a student has decided to pursue graduation in Delhi University. So for him or for her, Delhi University is her alma mater, ठीक है. Easy but important. What is this alter ego? Alter ego, again a word from Latin. देखिए मैं पहले ही बता दूं, लैटिन भाषा के सबसे ज्यादा फॉरेन वर्ड्स एग्जाम में आते हैं, बिकॉज वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर फॉरेन वर्ड्स में किसी भाषा का है तो वो लैटिन ही है, ठीक है. तो द थर्ड वर्ड इज ऑल्टर ईगो. हमारा जो दूसरा सेल्फ होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी का दूसरा हिस्सा है, that's known as alter ego. So a second self or another aspect of oneself. All right. आपने अभी सोशल मीडिया का बहुत ही ज्यादा टाइम है, वोग में रहती है सोशल मीडिया. आपने बहुत लोगों के प्रोफाइल्स के नीचे @alter ego और उसके बाद वो मेंशन करते हैं पेंटर, dancer. So that's the second part of their personality, right? They're the second self of that particular person. So what's the word number 4? This is avant-garde. So the pronunciation is also different. Whenever we talk about foreign words, the pronunciation completely changes, right? So it's avant-garde. And it's a French word. What is the meaning of avant-garde? Avant-garde is innovative,
someone who is very much ahead of his time. For example, if I talk about a rapper, let's say Honey Singh, right? So इंडिया में सिंगिंग में सबसे पहले रैपिंग उन्होंने ही शुरू की, तो आप उनको अवॉन्गार्ड बोल सकते हैं बिकॉज ही इज बीइंग इनोवेटिव, राइट? स्पेशली इन द आर्ट्स एंड अहेड ऑफ टाइम. देखिए, पेंटिंग की बात करेंगे, सिंगिंग की बात करेंगे, डांसिंग की बात करेंगे, तो हर उस पर्सन को आप अवॉन्ड गार्ड बोल सकते हैं जो एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, अपनी अलग इनोवेशन लेकर आए हैं, और अब जाकर वो कहते हैं ना कि उस टाइम से बहुत ही अहेड है. मतलब लेट्स से कि टाइम था बेसिक सॉन्ग्स का, लेट्स से आपका कोई डांसिंग है स्टाइल है, कोई पेंटिंग की स्टाइल है, कोई अचानक से आकर एक नई स्टाइल इंट्रोड्यूस करें, उनको अवॉन्ड गार्ड बोलेंगे. ठीक है, दिस वर्ड इज अ वेरी स्पेसिफिक, वेरी कॉमन वर्ड. बोनाफाइड आप में से प्रॉब्ली 90% लोगों ने सुना होगा, स्पेशली सर्टिफिकेट्स के लिए यूज होता है ये वर्ड. लेकिन अभी जैसा मैंने आपको ऊपर बताया that there are certain foreign words which we use without even knowing that they are foreign words. Probably हमें लगा होगा कि एक इंग्लिश का वर्ड है, no, it's a foreign word. That too from again Latin. देखिए, आप बोल रहे हैं किसी से अगर do not doubt my bona fides. बोनाफाइड्स के दो मतलब है. आप लोगों ने तो इसका मीनिंग ऐसे समझा होगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है, दैट इज द ओरिजिनल ऑथेंटिक वन. बट बोनाफाइड का दूसरा मतलब होता है ऑनेस्टी. बोनाफाइड का दूसरा मतलब होता है सिंसेरिटी. सो अगर आप किसी से बोल रहे हैं डू नॉट डाउट माई सिंसेरिटी, डू नॉट डाउट माई ऑनेस्टी, तो लैटिन भाषा का प्रयोग करने वाले सारे लोग बोलते हैं इसको, ऑनेस्टी को या सिंसेरिटी को, बोनाफाइड. सो डू नॉट डाउट माई बोनाफाइड्स. ऑलराइट. एंड सेकेंड वे में ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है ब्रिंग योर बोनाफाइड मार्कशीट्स, योर बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स. व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड? ओके, इट्स कार्ट ब्लांश. अगेन as I told you, the pronunciation is different. Carte blanche and not blanche. What is this carte blanche all about? It's a French word. It's a French word. जब आप किसी को, एक idiom आता है एग्जाम में, to provide someone elbow room. What is this elbow room all about? Elbow room is to provide enough space to someone. आप अपने innovative ideas लेकर आइए, आप अपनी सोच लेकर आइए, आप अपने विचार, आप अपनी स्टाइल ऑफ टीचिंग मेथड. दिस इज नोन एज कार्ट ब्लांच. सो कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट एज वन विशेस. ठीक है, एक व्यक्ति जैसे चाहे उस तरीके से फ्रीडम में बेसिकली खुद को रख सकते हैं और खुद के डिसीजंस ले सकते हैं. कैविएट. व्हाट इज दिस कैविएट? अगेन अ लैटिन वर्ड. Caveat is like a warning. It's like a proviso. It again idiom which is very important for our exam. To write on the wall. If someone is writing on the wall for you, if someone is writing on the wall for you, it means the person is giving you prior warning. All right. तो पहले से ही किसी को कॉशियस कर देना, वार्निंग कर दे देना. बट वार्निंग इज एन इंग्लिश वर्ड. व्हाट्स द लैटिन वर्ड फॉर वार्निंग? कैविएट. ऑलराइट, कैविएट. व्हाट इज वर्ड नंबर 8? इट्स coup d'etat. Coup d'etat. Now you will not be pronouncing this word as coup. It's not coup, it's coup. It's coup. And what is this coup d'etat? Means it's a French word. ये जो लोग न्यूज या फिर करंट अफेयर से बहुत वेल वर्स्ड रहते हैं, दे कैन इमेजिन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. coup d'etat मीन्स जब कहीं की गवर्नमेंट को या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी को खंडन करके आप अपनी सडन वायलेंट और इलीगल पावर क्या कर ले, वहां पे लागू करना शुरू कर दें, हथिया लें आप सब कुछ. ठीक है, आप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज को
दे सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, coup d'etat में बिल्कुल कर सकते हैं. So coup d'etat is basically sudden violent illegal capture of power, ठीक है, from a government. Good one. De facto. What is this de facto? It has come out of the word fact, which is a Latin word. So, in fact, simple. Based on certain facts. Based on facts. De facto, he was ordered by the judge for hanging, or he got hanging orders from the judge de facto. The de facto is based on the facts, based on the figures, right? Important. PYQ, this is PYQ. This has already come in your examinations. What is deja vu? Again, this was a word introduced by one of the famous rappers of India, ठीक है, अपने सॉन्ग में. बट ऐसा नहीं है कि पहले से वर्ड नोन नहीं था, पहले से ही इसको यूज करा जाता है. डेजा वू इज अ फ्रेंच वर्ड. आपको कई बार ऐसा लगता है कि अभी आप प्रेजेंट में जब हैं और जो आपके साथ हैपनिंग या अकरेंस हो रही है, समटाइम्स यू फील इट हैज ऑलरेडी हैपेंड अर्लियर. लगता है ना ऐसा कभी कभी कि जो अभी आप ये टाइम जो जी रहे हैं, ऐसा अचानक से फील होता है, एक डेजा वो फील होता है, क्रिएट होता है आपके माइंड में कि ये जो अभी बीत रहा है समय ऑलरेडी एक और बार पास्ट में बीत चुका है, ये सब हो चुका है. तो उस फीलिंग को बोलते हैं डेजा वू. आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. व्हाई डज इट हैपन, राइट? सो द नेक्स्ट वर्ड इज, नाउ फॉरेन वर्ड्स में en को n नहीं पढ़ते, on पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? whenever we read foreign words, en is basically pronounced as on. So the very first word starting with on is en masse, which is a French word. So अगर हमने डिसीजन लिया कि we'll protest en masse, we protest या we'll protest en masse. So what is the meaning of en masse? Together, ठीक है, इकट्ठा होके, जुटों में, ग्रुप में, right? So it's basically in a group or all together, en masse. We'll protest en masse. En route, en route. If someone is asking you where are you, तो आप क्या बोलते हैं? मैं रास्ते में हूँ, ठीक है. अंग्रेजी में बोलते हैं I'm on my way. फॉरेन वर्ड्स, या फिर आपको अगर स्पेसिफिकली फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हुए किसी को बोलना है, आप बोलेंगे आई एम ऑन रूट, आई एम ऑन रूट, ऑन द वे. एक्स ऑफिशियो. हु इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? द वाइस president of India, right? We all know this. So what is this ex officio? It's a Latin word. It's a Latin word by virtue of one's position or office. देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है ना इंडिया के, उनके पास पावर है अपनी इस पोस्ट की कि वो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के. So what is this ex officio all about? Ex officio is by virtue of one's पोजीशन, अपनी पोजीशन, अपने ऑफिस और अपनी पावर को यूज करते हुए जो आपको अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, दैट इज एक्स ऑफिशियो. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्स ऑफिशियो. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एक्स ऑफिशियो. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑलराइट, व्हाट्स द नेक्स्ट वन? फॉपा. नाउ इट्स नॉट फॉक्स पास, इट्स फॉपा. फॉपा इज अ फ्रेंच वर्ड. Before making you understand this word, probably there are so many people who follow this. So it's not Grand Prix. The Formula 1 racing, which is very much, known nowadays. बहुत ही ज़्यादा current affairs में भी अब question आते हैं. Questions about Max Verstappen, Lewis Hamilton, right? And Charles Leclerc. So these are all Formula 1 drivers, right? So now this is not Grand Prix, it's Grand Prix. It's Grand Prix. Again, it's a foreign word. So similar way, it's not Fox Pass, it's Fauxpas. It's a French word. कभी भी आप किसी महफिल में बहुत बड़ी जब गलती कर देते हैं, जब बहुत बड़ा blunder, I'm not talking about a silly or a small mistake. Here I'm talking about a big blunder, because blunder is always a big mistake. And that too, कौन सी बिग मिस्टेक, किस तरीके की? सोशल ब्लंडर इज अ फॉपा. ऑलराइट, इट्स अ वेरी गुड वर्ड. इट मे कम इन योर एग्जाम. फॉपा.
What is this? People often ask you this question. What's your genre of movie? So what's genre? So what's genre? It's not genre or genre or whatever. It's genre. Genre is a French word and it's the category of artistic composition. For example, if you say I like horror movies, so your genre is horror, right? If someone likes romantic movies, if someone likes action movies, right? If someone likes sci-fi, so this is the genre. So I hope this word is pretty clear, which is the French word. The word number 16 is ipso facto. What is this ipso facto all about? Again, a word from Latin, right? By the fact itself. Again, let's say a judiciary proceeding is going on and a judge is giving you, or a judge is giving sentence to the guilty or to the culprit, right? So he'll give his judgment based on the fact, and these facts are known as ipso facto, right? So ipso facto, your arguments I did that. Ipso facto, your arguments I do that, right? So based on the fact. What is the next one, which is word number 17, modus operandi. What is this modus operandi all about? Again, it's a Latin word and it's a method of operating or functioning. For example, everyone has, like if you have enough space, enough freedom, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, that is carte blanche. So if you have enough carte blanche, you will be following your own modus operandi. What is this modus operandi? Your own way, your own method of operating. And I think one should always follow this, right? ये नहीं कि इस particular candidate ने ऐसे exam clear करा तो आपका भी modus operandi वही होगा, नहीं. You may have a different modus operandi. So a different methodology, right? So method की बात हो रही है. Good word. Nom de plume. What is this nom de plume? Again, it's a French word. And nom de plume is, let's say I'm thinking to write a novel, right? वहां पे जो मेरा करेक्टर है उसका नाम मैंने अस्मिता ना रखकर कोई और नाम लिया. Let's say जो मेरा करेक्टर है वो एक मेल है. I cannot name him Asmita, right? I'll be taking any other name. So the other name or the pen name, see pen name, an author's pseudonym. Pseudonym is the nakli name, the fake name, right? So this nom de plume is the pen name. Good word, and it's a French word. Prima facie. What is this? Prima facie. What is this? It's basically at first sight, based on initial impression. It's a Latin word. Let's assume that we are basically countering a murder, right? हमने अपने सामने एक मर्डर होते हुए देखा है और मर्डर होते हुए लेट्स से नहीं देखा, मर्डर के 2 मिनट बाद हम वहां पे पहुंचे तो ऑब्वियसली वहां पे एक बॉडी है, डेड बॉडी है और उसके पास एक व्यक्ति खड़े हैं चाकू लेकर. तो प्राइमा फेसी, और प्राइमा फेसी क्या लग रहा है कि उसी व्यक्ति ने जिसके हाथ में चाकू है उसने मर्डर किया है. क्या ऐसा होता है? हमेशा नहीं. अगर ऐसा होता तो प्राइमा फेसी सारे जजमेंट दे दिए जाते. ऐसा कुछ नहीं है, राइट? पहले प्रॉपर सबूत, प्रूफ देकर जाते हैं, फिर जाके क्या दिया जाता है, किसी को सजा दी जाती है. सो दिस प्राइमा फेसी इज नथिंग बट जो भी पहले दृश्य में दिखे, एट फर्स्ट साइट जो भी दिखे, ठीक है. इसको अंग्रेजी में एक शब्द होता है एलिजिडली. सो एलिजिडली का यही मतलब होता है. ये वर्ड आप सर्च करिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है एलिज और एलिजिडली, जो कि पहले इंप्रेशन में या पहली साइट में आपको लगा उसको बोलते हैं. लेकिन कभी भी जुडिशरी प्राइमा फेशी को फॉलो नहीं करती, याद रखिएगा. व्हाट्स द नेक्स्ट वन? वर्ड नंबर 20, क्विड प्रो क्यो. व्हाट इज दिस क्विड प्रो क्यो? व्हिच इज अ लैटिन वर्ड. A favor or advantage granted in return for something. This is a very good word. This is known as this for that. Now this is not tit for tat. It is this for that. What is the, because tit for tat is not a good one. It means कि जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से देना. No. What is this quid pro quo? Let's suppose करिए एक bilateral tie हो रहा है रशिया के बीच, इंडिया के बीच, और या फिर आप बेसिकली ऐसे समझिए इसको कि दो नेशंस हैं और लैटिन भाषा का प्रयोग हो रहा है. वो बोलेंगे अगर क्विड प्रो क्यो की अगर मेंशन करेंगे, इस टर्म का ये मतलब है कि आप हमें ये दीजिए, हम आपको ये देंगे. आप हमें ऐसा करिए 30 फ्रिगेट्स दीजिए अपनी नेवी की,
हम आपको रिटर्न में अपने एयरफोर्स के बेसिकली कोई फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज नोन एज क्विड प्रो क्यो, दिस फॉर दैट. ठीक है, आप हमें कुछ दीजिए, हम आपको रिटर्न में कुछ और देंगे, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड वन. दिस वर्ड इज गुड. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Savoy fire. What is this Savoy fire? Now see Savoy. You won't be pronouncing it as Savoy. Savoy. Savoir faire is a French word. The ability to act or speak appropriately in social situations. देखिए, कुछ लोग बहुत अच्छे ओरेटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें ओरेटरी स्किल्स होती हैं कमाल की, राइट? Such people are very much respected anywhere because it's an art, right, to be a good social speaker. So भाई जिसके अंदर भी ability है speak, ability of speaking well in social gatherings, उसको फ्रेंच या फ्रांस के लोग क्या बोलते हैं? savoir faire. savoir faire. Good one, good one. Status quo is one of the writ of Indian constitution. What is the word number 22 means, which is a Latin word? So see, even हमारी constitution में कितने words ऐसे mentioned हैं जो कि foreign words हैं, जो कि अलग अलग language या अलग अलग origin के हैं. See the importance of the topic, right? What is the status quo? Status quo is the existing state of affairs, जो अभी basically आपके power में होते हैं, या जिन कहते हैं ना गद्दी पर होना, basically authority होना, उसको status quo बोला जाता है. by authority और by existing state of affairs, right? उसके थ्रू जो आप डिसीजन लेते हैं. It's word number 23. 23 is again a Latin word which is tabula rasa. What is this tabula rasa? Very good word. Now see, there are some people who are very preconceived, who are very orthodox. People who are very stereotyped. It is not a good thing for such sort of modern societies. You need to be open for new ideas. Your slate need to be cleaned. Why? Because then only you'll be able to exercise your power, your carte blanche, your freedom, right? So what is the meaning of tabula rasa? It's a clean slate. What is the meaning of this clean slate? इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सामने मैंने एक स्लेट रख दिया वो क्लीन है. टाबुला रासा इज बेसिकली ऐसा क्लीन माइंड जिसमें कोई प्री कंसीव्ड नोशन, आइडिया, कोई रूढ़िवादी सोच, कोई समाज की कोई प्रेशर नहीं है, एकदम क्लीन स्लेट है, ओपन टू न्यू आइडिया. सच पीपल आर ओपन टू न्यू आइडियाज. ठीक है. वर्सेस, ये तो भाई दो कंट्रीज के बीच क्रिकेट मैच, वर्सेस दो कंट्रीज या दो ऑर्गेनाइजेशन, दो स्टेट्स, दो स्कूल की टीम्स के बीच कबड्डी मैच, रेसलिंग. वर्सेस, व्हाट इज वर्सेस, व्हिच इज अ लैटिन वर्ड? अगेंस्ट. हु इज फाइटिंग अगेंस्ट whom? This is known as versus. Vice versa. What is this vice versa? Again a very common word that we use, but how many of you know it's a foreign word? It's a Latin word. Vice versa का मतलब है, which is a very easy one, the other way round. ठीक है, the other way around. For example, if I say girls will not hit boys, vice versa, what is the meaning of that? Girls will not hit boys and boys will also not hit the girls, right? That is vice versa, which is very easy. 26, aficionado. Very beautiful word, aficionado. Now the very first Spanish word, because I think so far we are doing just Latin and French words, but it's a Spanish word. A person who is very knowledgeable and enthusiastic about an activity, subject or pastime. For example, Virat Kohli is an aficionado when it comes to cricket, right? Because he is the person who is very knowledgeable, he is enthusiastically participating cricket में, right? So किसी भी क्षेत्र की जिन लोगों को या तो बहुत ज्यादा नॉलेज होती है या उसमें उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, या अपने फ्री टाइम में, पास टाइम में, हालांकि विराट कोहली का तो प्रोफेशन भी वही है, लेकिन आप कुछ और भी ऐसे समझ सकते हैं that I am aficionado
when it comes to painting. For what does it mean? You are well, you're very much comfortable. It's your niche when it comes to painting, right? आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, आप अपने फ्री टाइम में या जब भी पेंटिंग की कोई एक्टिविटी होती है आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. दैट इज एफिशियोनाडो. It's a Spanish word. 27 is apropos. It's not apropos. The OS is silent. Specifically, the S is silent. It's apropos. Apropos is the French word. And apropos means appropriate or related. जैसे पहले pertinent का मतलब समझिए. Pertinent का मतलब होता है related. अब मैं इसको यूज करके बताती हूँ. Apropos farewell, I'll be wearing this dress. What is the meaning? Related to. That is related to this farewell party. या अगर इस पार्टी की बात है तो मैं ये ड्रेस पहनूंगी. So apropos is appropriate or pertinent or related to. It's a French word, all right? Okay, I personally feel this is a very beautiful word. The word is Bildungsroman. What is this Bildungsroman? It's a German word. Okay, I've left one word, wait. So let's discuss Beaumonde first of all. Beaumonde. Beaumonde. What's this Beaumonde? It's a French word. And what is the meaning of this Beaumonde word? The fashionable society. London is known as a jet hopping and a Beaumonde. What is the meaning of this sentence? इसका मतलब है लंदन में जेट हॉपिंग का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा जेट हॉप करें. इसका मतलब ये बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल करने के लिए अक्सर आते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है. And yes, it's true also. London is a Beaumonde as well. It's a very fashionable society. It's very much modern, very much charming, right? So it is basically Beaumonde. Good word. What is this? Bildungsroman. What is this Bildungsroman? इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपने एक सीरीज देखी होगी. आपने अवेंजर्स डेफिनेटली सुना होगा. हैरी पॉटर के बहुत सारे फैंस होंगे. सो जब एक नॉवल में या एक सीरीज में किसी एक व्यक्ति को उसके बचपन से ले जाकर उसके बड़े होने तक का जो एक बेसिकली स्टोरी होती है, नॉवल होती है, सो आप ऐसे कह सकते हैं हैरी पॉटर इज अ बिल्डिंग्स्ट्रोमैन ऑफ 7 सीरीज और 7 पार्ट्स. तो बिल्डिंग्स्ट्रोमैन इज नथिंग बट अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी. कमिंग ऑफ एज स्टोरी इज जहां पे जो करेक्टर है वो चाइल्डहुड से अपने एडल्टहुड तक की उसकी पूरी स्टोरी है, कंपाइलेशन है, उसको बोलते हैं Bildungsroman, which is a German word. It's a good word, Bildungsroman. Blitzkrieg. What is this Blitzkrieg all about? Good word. It's a German word. Very good word. देखिए अचानक से कोई आप पे वॉलेंट अटैक कर दे, अचानक से कोई मिलिट्री अटैक बिना बताए जब हो जाता है, जैसे पाकिस्तान is in a habit of doing this blitzkrieg, though they are not capable of all these things to be very honest, but they do it behind the back, right? So what is blitzkrieg? A swift and intense military attack. What's the next one? Bon vivant. Bon vivant, it's a French word. See, viv का meaning ही, viv is the root word for liveliness. Viv is a root word for basically someone who is very happy, someone who is very enthusiastic. So what is this bon vivant, which is a French word? A person who enjoys a sociable and luxurious lifestyle. कैसी lifestyle? जिसको बहुत ही luxury, बहुत ही abundance, ठीक है, अमीरी या बहुत ही social life पसंद है, उसको bon vivant बोला जाता है, ठीक है. Word number 32, it's a very common word, cliche. We often use this word cliche. It's a cliche. It's a cliche that boys don't cry, right? So what is the meaning of cliche? Men can also cry, right? Boys can also cry. There's nothing wrong in that. Everyone goes through a breakdown. Everyone goes through an emotional collapse in his or her life, and there's no problem in that. In fact, someone who cries is a very strong person because he lets out or vents out his emotions, right? So what is this French word cliche all about? An overused expression or idea.
राइट, एन ओवरयूज्ड एक्सप्रेशन और आइडिया, घिसी पिट्टी कोई भी आइडियोलॉजी. This is coup de grace. I told you it's coup, right? Coup de grace. What is this coup de grace? Not grave, it's coup de grace. What is this coup de grace all about? French word. A final blow or shot given to kill a wounded person or animal. किसी भी, इसे बोलते हैं लास्ट नेल ऑन द कॉफिन. एक इडियम होता है लास्ट नेल इन द कॉफिन. इसका ही मतलब है जो चीज अब ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रक्शन के कगार पे है, ऑन द हेम ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसको फाइनली खत्म ही कर दिया जाए. Why to waste time? This is what this word signifies. Coup de grace. A final blow or shot. एक एनिमल है. ये अक्सर पता है मिलिट्री डॉग्स को या फिर जितने भी एनिमल्स यूज होते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है, जब मान लीजिए वो घायल हो गए या बहुत बीमार हो गए तो coup de grace बेसिकली एक फाइनल ब्लो दिया जाता है और उनकी लाइफ को एंड किया जाता है. The next one is debut, which is a French word. Again, if you really like Bollywood, Hollywood, Tollywood, तो ये word आपने बहुत ज्यादा, like let's forget about Hollywood or Bollywood, आपने ये वैसे भी सुना होगा. He is the debut, basically politician. He is making his debut. So a person's first appearance or performance in a particular capacity or role is known as debut. ठीक है, debut means the very first trial of something. ठीक है, and this one is good. What is the next one? The next one is doppelganger. Doppelganger is a very good word and it may come in your exam. It's a German word. Now see how doppelganger is very different from twins. So twins are the two persons or two people who are basically, जिन्होंने जन्म एक ही मदर के थ्रू, दोनों भाई बहन है, बहन बहन है या भाई भाई हैं, ट्विन उसे बोलते हैं. और वो it's a very basic thing that if they both have taken birth from a single mother, they will be imparting similar features, similar facial features, physical features, plus everything would be similar. But in case of doppelganger, it's a very different word. It's a non-biologically related look-alike or double of a living person. Let's take an example of Amitabh Bachchan. There are so many people who mimics him, right? Who mimics him. एंड आपने कुछ डॉपलगैंगर्स देखे होंगे जो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, तो डेफिनेटली, बिकॉज इट डजंट मीन कि वो भाई बहन है या बहन बहन है, बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं होते डॉपलगैंगर, याद रखिएगा. बिकॉज अगर ऑप्शन में दे दिया अ बायोलॉजिकली रिलेटेड लुक अलाइक और ये भी दे दिया नॉन बायोलॉजिकली लुक अलाइक, तो आप बहुत हाई चांसेस होते हैं, बिकॉज हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं एग्जाम में या व्हेनेवर वी आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन. There is a lot of pressure from outside, time pressure होता है, right? So limit होती है, एक time की constraint होता है, तो उस जल्दबाजी में हम गलत आंसर मार्क कर देते हैं. मैं फिर से बोलूंगी, it's non biologically these two people or these 3 or 4 people are related, right? Eminence grise. What is this eminence grise? It's a French word. A person who exercises power or influence in a certain sphere without holding an official position. ये तो घरों में भी कई बार एक बेसिक सा अगर एग्जाम्पल लिया जाए, लेट्स से आपके बड़े ताऊजी हैं या लेट्स से कोई बड़े भाई हैं जो किसी रीजन की वजह से आपके पिता की जगह पे अभी हैं और उसी को बोलते हैं एमिनेंस ग्रीस. फॉर एग्जांपल इफ फादर इज नॉट अवेलेबल और किसी के फादर नहीं रहे तो उनकी जगह उस पावर को, उस इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करने वाले लोगों को क्या बोले, इट्स अ फ्रेंच वर्ड दो, इज नोन एज एमिनेंस ग्राइस. ठीक है, एमिनेंस ग्राइस. यूरेका, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, very beautiful word of Greek. Now I think it's the first word, right, that we have come across so far when it comes to Greek भाषा का पहला शब्द है यूरेका. What is this यूरेका all about? An exclamation of triumph at a discovery, meaning I have found it. यूरेका, ये पी, right? Yes, मतलब जब आप खुशी, अपना triumph, अपनी जीत, basically अपनी विजय की घोषणा करते हैं, उसे यूरेका. What is word number 38? Fait accompli. Fait accompli. It's a French word. जो चीजें अब हो गई, जिनको बदला नहीं जा सकता. The boat has sailed कहते हैं इसे idiom में. इसका मतलब जो घटनाएं हो चुकी हैं. So an accomplished fact, something that has already been done and cannot be changed, is known as fait accompli. ठीक है? Good question. Good word, I mean. Gazebo.
What is this gazebo? आपने मूवीज में नोट किया होगा, आपके खुद के घर में भी होगा प्रॉब्ली. जब आपका एक लेट्स सपोज विला है या घर है, उसके बाहर जो गार्डन है, उस गार्डन में बना एक छोटा सा स्ट्रक्चर विच इज नॉट अ हाउस बट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर जहां पे आप बैठ के चाय पी सकते हैं, अपने गार्डन को एंजॉय कर सकते हैं, व्यू को एंजॉय कर सकते हैं. इट्स अ लैटिन एंड इटालियन वर्ड बोथ. ठीक है, इटली में भी यूज करा जाता है वर्ड. अ फ्री स्टैंडिंग ओपन साइडेड स्ट्रक्चर ऑफन फाउंड इन गार्डन. लेट्स सपोज करिए आपका घर है, ठीक है, और घर के बाहर ये गार्डन है. दिस इज ऑल योर गार्डन, दिस इज ऑल योर ग्रीन लश ग्रीन एरिया. तो यहाँ पे बनी छोटी सी इस तरीके की कुछ सीमेंटेड, जहां पे आप बैठ के चेयर लगा के चाय पी सकते हैं. दैट्स नोन एज गजीबो. गजीबो. व्हाट इज द वर्ड नंबर 40? इट इज hubris. Hubris. Hubris is again a Greek word. So what is hubris? अगर कोई बहुत ज्यादा घमंडी है, देखिए we all are human beings, we all tend to make mistakes. There is no need to get arrogant. Wherever you reach, whatever you do in your life, right? So there is no need to get hubris. So hubris is excessive pride or self-confidence. Someone is having hubris, it means that person is very much swollen head. Swollen head means someone who is very ghamandi, someone who is very arrogant, very proud of oneself. All right, hubris. All right, so like now we have done almost 40 words, but as I have told you, because we don't have the whole time or the whole class that will be doing all the 100 words. In this particular PDF I have basically put 100 foreign words. Let me show you. Let me show it to you. See, so we have almost 100 words. I put 100 very important and oftenly asked words for all of you. It's your duty to go through all of them. I have make you people understand what would be the way. You will be searching the pronunciation as well. What's the origin of that particular word, how to use it, and it's your duty to remember all of them because they are again very important. With that, you will be finding this PDF in again the study material section of English, right? And apart from that, I wish you all the luck. This one is important. I will suggest you to go through the foreign words and take care of yourselves. Jai Hind.